हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइको। आज से हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए इन्वायरमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। इन्वायरमेंट आपके सिलेबस के पार्ट एच में भी है। पार्ट एच जो दिया गया है उसके यूनिट नंबर 4 में इन्वायरमेंट है, और पार्ट सी जो है जिसमें बायोलॉजी है, ओके, बायोलॉजी जिसमें है उसमें भी एक यूनिट है। मैं दिखा देता हूँ, ये पार्ट सी है, और पार्ट सी में जो यूनिट नंबर 7 है इसमें भी इन्वायरमेंट है। तो क्या दोनों के जो टॉपिक हैं वो अलग है? तो कुछ टॉपिक अलग है, यहाँ पे कुछ अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक है। ओके, ये जो टॉपिक है ये वहां पे नहीं दिए गए हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक जैसे सॉइल का टाइप हो गया, बहुत सारी चीजें है इसमें, मैंने देखा है इसको। तो इसको मैंने अच्छे से देख लिया एनवायरनमेंट को, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो दोनों यूनिट से होगा, यूनिट नंबर 7 और जो यूनिट नंबर 4 है आपका पार्ट एच में, दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, जो ये वाला है पोर्शन, ये आपको करवाऊंगा। ओके, ये जो पोर्शन है ये आपको 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 14। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज करके चैप्टर है, उसमें ये पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपको खुद से करना है तो चैप्टर नंबर 14 देख सकते हैं आप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये मैं आपको अपने नोट से करवाऊंगा। ये नोट्स, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं तो आपको जो लिखा हुआ है शायद समझ में ना आए, लेकिन जो जो इसमें लिखा हुआ है उसका कंटेंट आप देखोगे तो बहुत बेहतर है, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। भले राइटिंग मेरी बहुत बेकार है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया। और वैसे मैं आपको समझा ही दूंगा सब कुछ, जहाँ पे सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ है मैं इंग्लिश वालों को भी बता दूंगा, और जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी वालों को भी ट्रांसलेट कर दूंगा, तो समझने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगर आप चाहते हैं कि प्योर हिंदी हो या प्योर इंग्लिश हो तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे से, इतना टाइम नहीं है मेरे पे। हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो देख लिया और आपका मीडियम चाहे कुछ भी हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने अच्छे से सुन लिया जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि आपको हर चीज समझ में आएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत, ये सबको पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर ऊर्जा का स्रोत, इसका मतलब क्या होता है? तो एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी चीज हमें ऊर्जा प्रदान करती है उसको हम बोलते हैं ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक हो गया। जैसे कि सोलर एनर्जी किससे मिलता है? हमें सन से मिलता है। विंड एनर्जी किससे मिलता है? पवन ऊर्जा किससे मिलता है? हमें हवा से मिलता है, एयर से। तो एयर और सन ये क्या हो गए? सोर्स हो गए। ओके, और ये क्या हो गई? एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। ठीक, आगे देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस और सोर्स, रिसोर्सेस मतलब संसाधन और सोर्स मतलब स्रोत, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, जैसे मैं एक पेड़ है, ये कोई पेड़, ये मान के चलिए आम का पेड़ है। अब आम का पेड़, इससे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? एक तो फल मिल जाएगा, फिर इससे लकड़ी मिल जाएगी, ओके, और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं इसको बोलते हैं रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं रिसोर्सेज या फिर संसाधन, संसाधन। और जो ये पेड़ है, ये पेड़ क्या हो गया? सोर्स हो गया, यानी कि स्रोत हो गया ये पेड़। ठीक, यानी स्रोत से ही हम रिसोर्सेस लेते हैं। ओके, तो सोर्स अलग होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये अभी देखेंगे। ओके, समझ में आ गया आपको रिसोर्सेज और सोर्स क्या होता है? ओके, अब आगे देखिए। टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करें हम, तो संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय। और एक होता है गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे लाइसेंस को रिन्यू करते हैं ना, आपके पास लाइसेंस पहले से, आप उसको क्या कर रहे हैं? वो एक्सपायर हो गया तो आप उसको रिन्यू कर रहे हैं, दोबारा उसको एक्टिवेट कर दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं रिन्यू करना। और नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू हो नहीं सकता है, कि एक बार आपने उसका यूज कर लिया तो दोबारा वो रिन्यू नहीं हो जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा या फिर वो वेस्ट हो गया या खत्म हो गया। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं सोर्स, रिसोर्सेज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर नवीकरणीय। रिन्यूएबल में क्या क्या आ जाता है? एयर हो गया, वायु हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब क्या हो गया? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। नॉन रिन्यूएबल में जैसे कि न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल हो गया। फॉसिल फ्यूल हो गया इसमें, ओके, जीवाश्म ईंधन हो गया, फॉसिल फ्यूल, ये क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल हो गया। अभी सबको अच्छे से हम देखेंगे आगे।
ओके, अब आगे देखिए फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन क्या होता है? ईंधन वह पदार्थ जो जलने पर ऊर्जा तथा प्रकाश देता है। जो जलने पर ऊर्जा और प्रकाश देगा वो क्या है? ईंधन होता है। ठीक। इट कैन बी सॉलिड, ये ठोस हो सकता है जैसे कि कोयला, कोल। लिक्विड हो सकता है जैसे कि केरोसिन, और गैस हो सकता है जैसे कि एलपीजी। तीनों प्रकार हो सकते हैं ईंधन के। अब एक अच्छा ईंधन किसको बोला जाता है? जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना अच्छा ईंधन। तो हम किसी भी ईंधन को जो मापते हैं कि वो अच्छा है खराब है, किस वैल्यू पे मापते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू पे मापते हैं। इस पे हम किसी भी ईंधन को मापते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उसकी, वो ईंधन उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोल और कोक में अच्छा ईंधन कौन सा होता है? कोल, कोल मतलब कोयला, और कोक इसी कोयले को उसको पीस कर चूरा बना देते हैं तो उसी को बोलते हैं कोक। तो कोल और कोक में अच्छा कौन होता है? तो कोक होता है। कोक अच्छा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कोल से ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी मॉइस्चर होता है ये सब हट जाता है, और पाउडर फॉर्म में तो अधिक जलता है और अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है कोल से। इसी प्रकार वुड यानी कि लकड़ी और चारकोल में अच्छा कौन होगा? तो चारकोल होगा। क्यों? क्योंकि चारकोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लकड़ी से ज्यादा होती है। ठीक, समझ गए? अब आगे चलते हैं। ऊर्जा के स्रोत या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स की बात कर रहे हैं, अभी हमने रिसोर्सेज की बात करी, सोर्स की बात करते हैं। तो दो इसके प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कन्वेंशनल, जिसको हम बोलते हैं पारंपरिक स्रोत, और दूसरा होता है गैर पारंपरिक स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, या फिर नॉन कन्वेंशनल, इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। ओके, तो ये दो टाइप होते हैं। अब पारंपरिक स्रोत, नाम से पता चल रहा है कि क्या हम परंपराओं से इसका यूज करते हुए आ रहे हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं, जो हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं पारंपरिक स्रोत। और गैर पारंपरिक स्रोत या फिर वैकल्पिक स्रोत बोलेंगे उनको, जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ, तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एनर्जी की डिमांड में भी बढ़ोतरी आई। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती गई उसके साथ साथ हमें ऊर्जा की मांग में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लग गई। इस कारण मानव ने खुद से कुछ सोर्स बना लिया एनर्जी के, उसी को बोला जाता है वैकल्पिक या फिर गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के। ओके, तो प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि के कारण वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता पड़ी। अब एग्जाम्पल की बात करें, कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से हो गए? जीवाश्म ईंधन या फिर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल अभी पढ़ेंगे इसको आगे अच्छे से। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या? कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन। ये क्या है? हमारे कन्वेंशनल, पहले से यूज करते आ रहे हैं। दूसरा हो गया तापीय विद्युत संयंत्र, ओके, थर्मल पावर प्लांट। फिर जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रल पावर प्लांट, जिससे घरों में बिजली आती है, जल विद्युत संयंत्र। ये सब क्या हो गया? हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। ओके, अब देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है कि जैसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो सोर्स हो गया। अब ये रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो स्रोत है, और स्रोत से जो हम संसाधन प्राप्त करेंगे वो रिन्यूएबल भी हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल क्या हो गया? ये हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल, और जबकि जल विद्युत संयंत्र ये क्या हो गया? रिन्यूएबल हो गया। तो सोर्स क्या हो सकते हैं? रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। ओके, नॉन कन्वेंशनल का एग्जांपल देखिए तो सोलर एनर्जी हो गया, समुद्रों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तीन प्रकार की ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं समुद्र से, अभी आगे देखेंगे। भूतापीय ऊर्जा हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब एक एक करके हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें सबसे पहले देखते हैं फॉसिल फ्यूल या फिर जीवाश्म ईंधन। द फ्यूल दैट आर प्रिजर्व अंडर द अर्थ क्रस्ट एज द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो धरती के नीचे है, अर्थ क्रस्ट के नीचे है, अर्थ क्रस्ट के नीचे पेड़ या फिर जो जीव है उनके दब जाने से इस फ्यूल का निर्माण होता है, फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, अब टाइप की बात करें फॉसिल फ्यूल के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो कोल, कोयला हो सकता है, जो कि लकड़ी के दब जाने से, अगर कोई पेड़ जमीन के नीचे दब गया बहुत सालों बाद तो वो क्या बन जाएगा? कोयला बन जाएगा। पेट्रोलियम, ओके, नेचुरल गैस, ये सब क्या होंगे? हमारे टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया। ठीक है, याद रखना है, आप क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉसिल फ्यूल का टाइप नहीं है, और क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और एक और कुछ दे देगा, आपको दे देगा हाइड्रल पावर प्लांट, जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, तो इस टाइप से इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार। अब देखिए भारत में विश्व का 6% कोयला है, जो वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 साल तक चलेगा।
तो 6% मात्र कोयला है विश्व का, वर्ल्ड का सिर्फ 6% है, जबकि जनसंख्या देखें तो वर्ल्ड का टॉप पे जनसंख्या है भारत की, और 6% कोयला है। तो इस रफ्तार से अगर हम कोयले का यूज करेंगे तो 250 साल तक ही चलेगा और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इससे पहले ही खत्म हो जाएगा। लोगों का कहना है कि 2050 तक कोयला खत्म हो जाएगा भारत में। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उस साइड मूव करना पड़ेगा। ओके, अब आगे देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं एनवायरनमेंट में, वो देखते हैं। दे आर नॉन रिन्यूएबल, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू हो सकता है। एक बार कोयले को आपने जला दिया तो दोबारा आप उसको नहीं जला सकते ना, तो नॉन रिन्यूएबल है। दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ CO2, NO2, SO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। और इससे क्या है, ये सब सारी गैसें कौन सी, ग्रीन हाउस वाली गैस है ना, तो कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन, और अम्लीय वर्षा भी करते हैं। तो इन्हीं के जलने से ये सब गैसें निकलती हैं जो अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, हानिकारक प्रभाव हो गए। और इसके साथ साथ दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्मोक, धुआं भी बहुत ज्यादा देते हैं, जब ये जलते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में धुआं भी छोड़ते हैं। ओके, ये सब इसके हो गए डिसएडवांटेज। आगे देखिए दूसरा, देखिए कन्वेंशनल सोर्स है तापीय विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट। जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। इन्हें कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किया जाता है जिससे परिवहन का खर्चा कम हो। कोयला तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संयंत्र अधिक दक्ष होता है। अब देखिए थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, हम कोयले को या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी हो गया, हमारा फॉसिल फ्यूल हो गया जो भी, उसको हम जलाते हैं और जलाने से जो ऊर्जा मिलती है, जलाने से क्या होगा, तापीय ऊर्जा हमें मिलेगी। ओके, थर्मल एनर्जी मिलेगी। अब उस थर्मल एनर्जी को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके, या फिर यूज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को हमेशा कोयले तथा तेल के क्षेत्र के आसपास ही लगाया जाता है। ठीक है, जहां पे कोयला हमें मिल रहा है, जहां पे कोयले का भंडार है या फिर तेल का रिसोर्स है, वहीं पे हम इसको लगाते हैं, थर्मल पावर प्लांट को। क्यों लगाते हैं, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बच जाए। अब यहाँ पे हमने लगाया 250 किलोमीटर दूर, अब यहाँ से कोयला ढोके ला रहे हैं यहाँ पे जलाने के लिए, तो गलत होगा ना, इसलिए उसके पास ही लगा देते हैं इसको। अब एक चीज और आपको देखना है कि जो कोयला और पेट्रोल को हम जला रहे हैं, सिंपली जला रहे हैं, उसकी अपेक्षा अगर हम इसमें थर्मल पावर प्लांट में इनको जलाएंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ओके, ये ज्यादा एफिशिएंट होगा, ये भी ध्यान रखना है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट, जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रल पावर प्लांट। हाइड्रल पावर प्लांट, इट इज द arrangement in which kinetic energy of flowing water is transformed into electric energy। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हाइड्रल पावर प्लांट या फिर जल विद्युत संयंत्र में जल की कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो जल की हम कौन सी ऊर्जा लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि जल आ रहा है, बह के आ रहा है, उसकी गति, जो गति आ रही है उसमें, उस गति से हम क्या टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन जब घूमता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम क्या करते हैं, जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और इसको कन्वर्ट किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। द इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमें इससे इलेक्ट्रिसिटी मिली उसका भी नाम रख दिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल के कारण निकला है इसलिए इसको बोला जा रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, ये डैम बनाया जाता है ना, ये डैम हो गया और यहाँ से पानी को गिराता है, ये टरबाइन हो गया, इधर पानी इकट्ठा है, यहाँ पानी इकट्ठा है, ये डैम हो गया, यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है, पानी ऐसे आता है, टरबाइन घूमता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डैम बनाया। अब डैम बनाया, पानी को यहाँ स्टोर किया, तो पानी के पास अब कौन सी एनर्जी है, तो ये मूव नहीं कर रही है, रुकी हुई है, तो स्थिति के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इस प्रकार से गिराते हैं इस स्लोप पे कि इस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा के कारण अब ये टरबाइन घूमेगा और फिर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। तो हम कैसे फ्लो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसको चेंज किया हमने काइनेटिक एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो 3 बार यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, आगे देखिए, भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की पूर्ति करता है जल विद्युत संयंत्र। भारत में जो ऊर्जा की टोटल मांग है उसका 25% तो सिर्फ जल विद्युत संयंत्र से ही पूरा होता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आमतौर पर जो हमारे घरों में बिजली आ रही है वो यहीं से आ रही है, जल विद्युत संयंत्र से ही आ रही है ज्यादातर बिजली। ओके, अब आगे देखते हैं, एडवांटेज देखते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, पर्यावरण में कोई हानि नहीं होता है, इससे कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो कोई हानि नहीं है।
इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये कन्वेंशनल, इसका सोर्स क्या है, कन्वेंशनल है, लेकिन रिसोर्स का टाइप क्या है, रिन्यूएबल है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, याद रखना है। बांध के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई के लिए पानी। अब बांध बनाया तो उसके भी अलग फायदे हैं कि हमने पानी को रोका, उसका पानी जो रुका हुआ पानी उसका उपयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं और बाढ़ आने से बचा सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। अब ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत जो हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं उसको अच्छे से उपयोग करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी को अच्छा किया है और उसमें इंप्रूवमेंट किया है, तो वही देखते हैं। पहला देखिए इसमें जैव मात्रा। जैव मात्रा जिसको बोलते हैं बायोमास। बायोमास क्या होता है, इट इज द वेस्ट मटेरियल। ये क्या है, वेस्ट मटेरियल जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लिविंग बीइंग के द्वारा, या फिर जो जीव मर जाते हैं और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, बायोमास बन जाता है। ओके, तो द डेड मटेरियल ऑफ द लिविंग बीइंग। ठीक, इसमें क्या क्या आता है, गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, पत्ते, सब्जियां और जो डेड बॉडीज हो गई, जो जीव मर जाते हैं वो भी आ जाएगा इसमें, लेकिन उसका हम यूज नहीं करते हैं। हम ज्यादातर यूज किसका करते हैं, गोबर हो गया, लकड़ी, पत्ते, सब्जियां, इन सबका यूज करते हैं जो वेस्ट मटेरियल है। इसकी हानियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जलने पर बहुत अधिक धुआं देता है, पहली चीज। अधिक ऊष्मा का ना देना, ये ऊष्मा या फिर एनर्जी बोले बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देता है। ओके, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होता है, तो एक अच्छा ईंधन नहीं है ये, इसकी हानि है। अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके, जो उपकरण है हमारे में, टूल है, उसकी टेक्नोलॉजी में हम देखिए, ये एनर्जी तो दे नहीं पा रही है, तो हम क्या करें, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसी को हम क्यों ना अच्छा बना दें, जिससे इनकी जो एफिशिएंसी है या फिर जो इसका जो इससे जो हमें ऊर्जा मिलने वाला है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ओके, जैसे हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी को हम जलाएंगे तो धुआं निकलेगा और जो से एनर्जी मिलेगी वो भी कम होगा, लेकिन लकड़ी से हम चारकोल बना देते हैं। चारकोल बनाने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ चारकोल होता क्या है, लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर उसमें उपस्थित H2O यानी कि पानी तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल बचता है। देखिए, लकड़ी लिया हमने और ऑक्सीजन की सीमित मात्रा, अगर ज्यादा मात्रा दे देंगे तो लकड़ी पूरी जल जाएगी, तो हमें सीमित मात्रा देना है। इसको जलाते हैं तो इससे क्या बन जाएगा, चारकोल बन जाएगा। इससे क्या होता है, लकड़ी में जितने भी वाष्पशील पदार्थ हैं या फिर पानी है वो क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, उड़ जाएगा वो, और हमें चारकोल मिलेगा। अब ये जो चारकोल है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लकड़ी से ज्यादा होगी, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो पुराने हमारे रिसोर्स है उनमें हम कुछ चेंजेस करके उसको और अच्छा बना सकते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, लकड़ी को हम चारकोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब लकड़ी चारकोल से बेहतर ईंधन है क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान ज्यादा होता है, देख लिया हमने, बिना ज्वाला के जलती है, यानी इसमें जब इसको हम जलाते हैं चारकोल को तो इसमें से फ्लेम नहीं निकलता है और धुआं भी कम देता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, गोबर के उपले। अब पहले हम क्या करते थे, गोबर के उपलों का उपयोग करते थे, तो देखिए अब इसको, बायोमास का एक रूप परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां। अब देखिए, बायोमास जो हमने ऊपर देखा उसका एक वो है एग्जाम्पल है गोबर के उपले। इसका उपयोग बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी कई हानियां हैं। कौन कौन सी हानियां हैं, बहुत अधिक धुआं देता है जब ये जलता है, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना। अब देखिए, जब किसी ने जलाया होगा इस गोबर के उपले को तो राख कितनी अधिक मात्रा में, जितना बड़ा उपला होता है उतना बड़ा इसका तो राख का ढेर बन जाता है ना। अब देखिए, इससे इतनी सारी हानियां हो रही है, लेकिन अगर हम तकनीकी में सुधार करें, मतलब कि गोबर के उपले को डायरेक्ट ना जला के हम जो गोबर के गैस संयंत्र होते हैं, गोबर गैस संयंत्र होते हैं ना, जो उसके अंदर हम अगर गोबर का यूज करें तो उससे हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी, मतलब ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी, कोई धुआं नहीं निकलेगा, एनवायरनमेंट पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो हमने इस प्रकार क्या किया, टेक्नोलॉजी में सुधार करके जो पुराने समय से जो चलता आ रहा था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका हमने बेहतर उपयोग किया। ठीक है, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल एक और है, बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, CO2, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। पूछा जा सकता है कि बायोगैस किसका मिक्सचर होता है, तो देख लीजिए, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, इसमें मीथेन होता है, CO2 होता है, हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ओके, ये सारी चीजें होती है बायोगैस में। अब इसको बनाते कहते हैं, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। मतलब बायोमास में क्या क्या हो गया, गोबर हो गया, फसलों के कटने के पश्चात जो वेस्ट बचता है, सब्जियों के जो वेस्ट होते हैं, मल आदि, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, देखिए एनारोबिक का मतलब ही होता है, एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन का एब्सेंट होना चाहिए वहां पे,
तो ऑक्सीजन अगर होगा तो वो पूरा ही जल जाएगा, है ना, ऑक्सीजन तो जलने में मदद करता है। तो अगर हम ऑक्सीजन नहीं डालते तो उसको बोलते हैं एनारोबिक। तो जो ये बायोमास हो गए हमारे, कौन कौन से, गोबर, फसल के वेस्ट हो गए, सब्जियों के वेस्ट हो गए, मल मूत्र इत्यादि, इन सबको अगर हम ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में फर्मेंटेशन कराते हैं एक चैम्बर में रख के, तो हमें क्या मिलता है, बायोगैस मिलता है। और बायोगैस किसका मिक्सचर होता है, इन सब का होता है। और ये बायोगैस क्या है, एक प्रकार का ईंधन है, फ्यूल है। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है देखिए। द स्पेंट स्लरी इज यूज टू मैन्योर। अब देखिए जो बायोगैस में जो अपशिष्ट बच जाता है ना, जो हमने ये सब डाला, कचरा कुचड़ा जितना भी था, वेस्ट प्रोडक्ट, वो सब डाला तो गैस बना, लेकिन उसमें जो भी हमने डाला सबका थोड़ी ना गैस बन जाता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में हमें फिर से वेस्ट मिल जाता है, उसको बोल देते हैं हम अपशिष्ट बोलते हैं। ओके, अब इसको भी हम फेंकना नहीं है, इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, खाद बनाने में कर सकते हैं, मैन्योर बनाने में। ओके, ये हमने पहले पढ़ा है ना, इसका खाद बन जाएगा और खेतों में डाल सकते हैं। दूसरा, इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग। जो बायोगैस बना उसका हम यूज किस में कर सकते हैं, घरों में चूल्हे जलाने के काम आ सकता है। ओके, तीसरा, इको फ्रेंडली है, ये एनवायरनमेंट में कोई भी इसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए, ऑल्सो यूज फॉर इल्यूमिनेशन पर्पज। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट जो होता है ना, लाइट बल्बों का यूज भी कर सकते हैं हम इसमें। बायोगैस का यूज हम लाइट बल्बों में भी कर सकते हैं, लाइट जलाने में भी कर सकते हैं। ओके, आपने देखा होगा, ये बनाया भी होगा क्या पता बचपन में, बायोगैस से जो गोबर में 2 सेल डाल देते हैं पुराने वाले, और अगर आप बल्ब को जोड़ोगे तार के थ्रू तो ये बल्ब जलने लग जाता है। तो वही वाला है, इससे हम लाइट भी बना सकते हैं, लाइट की तरह यूज भी कर सकते हैं। और इसका और एडवांटेज क्या है कि यह ईंधन का उत्तम स्रोत है। क्यों? क्योंकि इसमें 75% क्या होता है, मीथेन होता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, 75% तक मीथेन होता है। ओके, और देखिए धुआं उत्पन्न किए बिना जलता है, धुआं नहीं निकलता है इससे, तो ये भी क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया। ये हो गया आपका बायोगैस। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए पवन ऊर्जा, या फिर जिसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। ठीक है, पवन ऊर्जा देखिए, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवा है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, वायु बोलते हैं। और इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय सन। अच्छा, आपको पता है हवा चलती क्यों है? देखिए मैं बताता हूँ। ये अर्थ सरफेस हो गया, मान के चलते हैं यहाँ पे सूरज है, तो जो सूरज के पास जो होगी वो भूमि क्या होगी, गर्म होगी। ये गर्म है मान के चल लिया, और इधर क्या है, ठंडी है, ये ठंडी है। ठीक है, तो हवा क्या करती है, हमेशा गर्म से ठंडी की ओर चलती है। जहां से गर्म है उससे ठंडी, जहां पर टेम्परेचर उसको कम मिलेगा उस साइड की तरफ मूव करती है। तो इसीलिए हवा क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है। ओके, तो ये लिखा है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय सन। अब देखिए, विंड मिल, पवन चक्की चलाने हेतु पवन की गति हमें कितना चाहिए होता है, 15 से 20 किलोमीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विंड मिल जो होता है, पवन चक्की होता है, उसी से हमें विंड एनर्जी मिलेगा। अब विंड मिल को चलाने के लिए, जो पवन चक्की को चलाने के लिए कम से कम हवा की गति कितनी होनी चाहिए, तो 15 से 20 किलोमीटर इतनी होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा हर जगह नहीं लगा देते हैं पवन चक्की को, हर जगह लगा के कोई फायदा ही नहीं है। अब उत्तराखंड में लगा दो, कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ चलती नहीं इतनी तेज हवा। ठीक, तो ये भी याद रखना है कि 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए हवा की, तभी पवन चक्की का कुछ यूज होगा। एडवांटेज देखिए, एडवांटेज क्या है, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार लागत ना लगना। एक बार आपने मशीन लगाया, पवन चक्की लगाया, वो ऊर्जा देता रहेगा, उसमें और कुछ नहीं करना। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, याद रखना है, जीके का क्वेश्चन आ गया। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पवन चक्की लगाई गई है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है पवन ऊर्जा में, 5वां है, 5th है वर्ल्ड में। अब देखिए ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन फार्म है। जो तमिलनाडु है उसमें कन्याकुमारी है, उसमें भारत ने एक बहुत बड़ा पवन फार्म लगाया है, यानी कि वहां पे बहुत सारे पवन चक्की इंस्टॉल किए हुए हैं। और उन पवन चक्कियों से कितना मिलता है, 380 मेगावाट एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये पूछा गया था पिछले बार बंदरगाह के पेपर में कि कन्याकुमारी में जो हमारे पवन फार्म है वहां से कितनी एनर्जी मिलती है, तो 380 मेगावाट, ये पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये देखा हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जिन्हें हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, उनको हमने देखा।
अब वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं उसमें आगे की टॉपिक्स को कवर करूंगा, यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको हम आगे देखेंगे। इसमें बहुत कुछ है, सोलर एनर्जी, उसका टाइप्स, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये तो आपको स्किप करना नहीं है ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।